गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने नर्सरी की डेफिनेशन, पार्ट ऑफ नर्सरी, देन इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सरी और नर्सरी साइट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था। इसके बाद बात करें तो एरिया ऑफ नर्सरी का, कितना एरिया में हमको जो नर्सरी है वो बनानी चाहिए। तो इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सीडलिंग्स टू बी प्रोड्यूस, मतलब हमको कितने सीडलिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी प्लांटेशन साइट पे प्लांट करने के लिए। उसी के बेसिस पे हम जो एरिया ऑफ नर्सरी है उसको रख सकते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट हाई है तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि एरिया ऑफ नर्सरी भी हमको बड़ा रखना पड़ेगा। ऐसी अगर हमारी रिक्वायरमेंट अगर कम है सीडलिंग्स की, हमको छोटे एरिया पे ही प्लांटेशन अगर करना है तो हमारा एरिया ऑफ नर्सरी जो है वो छोटा हो सकता है। जितना भी हमारा टोटल एरिया में नर्सरी है उसके करीब करीब 50% पार्ट में हमारा जो नर्सरी का मेन नर्सरी बेड होते हैं वो करीब 50% पार्ट पे होने चाहिए। बाकी का जो पार्ट है वो पाथ फॉर इंस्पेक्शन, इरिगेशन नेटवर्क और साइट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल या फिर ट्रांसपोर्टेशन साइट के लिए वो बाकी का 50% एरिया हो सकता है। अगर यूकलिप्टस नर्सरी हम बना रहे हैं तो करीब करीब 3.5 से 4 लाख प्लांट्स हमारे 1 हेक्टेयर नर्सरी के अंदर तैयार हो सकते हैं। जबकि जो टीक की नर्सरी है उसके लिए 1 लाख जो सीडलिंग्स हैं अगर हमको तैयार करने हैं के लिए हमारी 5 हेक्टेयर की नर्सरी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे अगर पॉपुलर की सीडलिंग्स हमको तैयार करनी है तो 1 हेक्टेयर की एरिया में करीब 20,000 जो प्लांट्स हैं वो हमारे तैयार हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेसिंग है थोड़ा ज़्यादा रहेगी, करीब 60 बाई 80 सेंटीमीटर की। फिर इसके बाद है मेथड्स ऑफ सोइंग। कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा हम नर्सरी के अंदर सीड की सोइंग कर सकते हैं। तो इसमें 2 मेथड हमारी मेन होती हैं। एक होती है ब्रॉडकास्ट मेथड, दूसरी होती है ड्रिलिंग मेथड या फिर इसको हम लाइन सोइंग मेथड भी कहते हैं। ब्रॉडकास्ट मेथड के अंदर broadcast is the scattering of seed by hands all over the prepared seed beds, followed by covering with wooden plank for contact of seed with the soil. इस मेथड के अंदर हम जो छोटे साइज के सीड्स होते हैं उनको हाथ से पकड़ के जो भी हमारा सीड बेड होता है उसके ऊपर उसका छिड़काव कर देते हैं, ताकि जो छोटे सीड हैं वो पूरे के पूरे सीड बेड के ऊपर कवर हो जाए। और उसके बाद इन सीड्स को एक लकड़ी के तख्ते के द्वारा उसको कवर कर लिया जाता है, ताकि जो सीड है वो सॉइल के अंदर अच्छे से चला जाए। इस मेथड में कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो मेथड है ब्रॉडकास्ट मेथड, ये क्विक है और दूसरा चीप मेथड है। जल्दी से हम जो सीड्स हैं उनकी सोइंग कर सकते हैं। ऐसी चीप मेथड है, इसमें कोई भी बहुत हमको लेबर या इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड बात करें, स्किल्ड लेबर इज नॉट नीडेड, इसमें कोई स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। किसी को भी दे दोगे तो उसने केवल हाथ से पकड़ के उन सीड्स को ऑल ओवर द सीड बेड फेंकना होता है। ऐसी थर्ड है कि इम्प्लीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, किसी भी इक्विपमेंट की आवश्यकता इस मेथड में नहीं होती है। ऐसे इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें सीड रिक्वायरमेंट इज मोर, इसमें ज़्यादा सीड की ज़रूरत हमको पड़ती है। दूसरा है सीडलिंग्स आर नॉट यूनिफॉर्म, जो हमारी सीडलिंग्स आगे चल के तैयार होंगी तो उनकी ग्रोथ भी हमको यूनिफॉर्म देखने के लिए नहीं मिलेगी। हो सकता है कहीं पे अगर सीड बहुत ज़्यादा गिर गया तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी सीड्स जर्मिनेट करेंगे उन प्लांट्स के बीच में कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है और जो पॉपुलेशन है वो डेंस हो गई है। पॉपुलेशन डेंस होने की वजह से जो भी उन प्लांट्स को रिसोर्स चाहिए उनके बीच में कंपटीशन होने लगेगा,
तो ग्रोथ भी किसी की ज़्यादा हो जाएगी जो अच्छा सर्वाइव कर लेगा, जबकि जिसको कंपटीशन मिलके कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा और वो अपना रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज अगर नहीं कर पाएगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो कम रह जाएगी। फिर थर्ड इसका डिसएडवांटेज है कि रिजल्ट इन गैपी जर्मिनेशन, जो हमको जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है वो गैपी जर्मिनेशन होता है। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा सीड गिर गया तो वहाँ पे बहुत अच्छा हमको बहुत ज़्यादा प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी एरिया हो सकती है जहाँ पे कम सीड गिरेगा हाथ से फेंकने में और वहाँ पे फिर जर्मिनेशन भी हमको कम देखने को मिलेगा। ऐसी डिफेक्टिव wherever adequate moisture is not present in the soil, ऐसी एरिया में जहाँ पे कम सॉइल का मॉइस्चर है वहाँ पे हमको कम प्लांट की पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है गैपी जर्मिनेशन का। फिर फोर्थ डिसएडवांटेज इसमें है कि स्पेसिंग इज नॉट मेंटेन्ड विद इन रो एंड लाइन्स, हेंस वीडिंग एंड क्लीनिंग इज डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें हम कोई भी स्पेसिंग प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं पे हमारा जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा देखने को मिल जा रही है, कहीं पे कम देखने को मिल सकती है। तो जब आगे चल के इसमें हमको वीडिंग करनी होगी, क्लीनिंग करनी होगी या और कोई इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करने होंगे तो उस टाइम पे फिर हमको दिक्कत आती है। इट लीड्स टू स्पिंडली थिन सीडलिंग्स अनसुटेबल फॉर सक्सेसफुल ब्रीडिंग आउट। इसमें जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है उसमें जो हमारी सीडलिंग्स होती है कभी कभी स्पिंडली सीडलिंग हमको देखने को मिलती है। स्पिंडली मतलब वो जो सीडलिंग्स होगी वो लंबी हो जाती है और पतली हो जाती है, जो कि प्लांटेशन के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको पिक आउट करते हैं मतलब सीड बेड से निकालते हैं बाहर तो उसके टूटने की संभावना हो जाती है, उसका स्टेम पोर्शन अलग टूट जाएगा और जो रूटिंग सिस्टम उसका है वो सॉइल के अंदर रह जाएगा, तो निकालते टाइम ये जो सीडलिंग है वो टूट भी सकती है। जो दूसरी मेथड हमारी इसके अंदर है वो होती है ड्रिल मेथड या फिर इसको हम लाइन सोइंग मेथड भी कहते हैं। जैसे ब्रॉडकास्टिंग में कोई भी हमारी वहाँ पे स्पेसिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है तो इसके अंदर हम एक प्रॉपर स्पेसिंग के थ्रू जो सीड्स हमारे हैं उनको उस सीड बेड के अंदर जो है उनकी प्लांटिंग की जाती है। Drilling or line sowing is the dropping of seeds into the soil with the help of seed drill and then seeds are covered by wooden plank। इसमें हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है सीड ड्रिलर जिसको हम कहते हैं, उसमें सीड डाल दिए जाते हैं और फिर उस सीड ड्रिलर के द्वारा सीड्स को सॉइल के अंदर जो है वो डाला जाता है, तो वहाँ पे हमारी जो स्पेसिंग है प्रॉपर मेंटेन रहती है। उसके बाद जो भी वुडन प्लैंक हमारा है उसके द्वारा जो सॉइल है उसको सीड्स के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि जो सॉइल सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर चले जाएँ। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं इस मेथड के और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर इस मेथड के एडवांटेजेस की बात करें तो सीड्स आर प्लेस्ड एट प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म डेप्थ्स, जो भी हमारे सीड्स होते हैं वो प्रॉपर और यूनिफॉर्म डेप्थ के अंदर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन इसमें इट फैसिलिटेट वीडिंग एंड हुइंग, क्योंकि हम प्रॉपर स्पेसिंग पे उन सीड्स को शो करते हैं, तो इसलिए जब भी हमारा इंटरकल्चरल ऑपरेशन हम उसमें बाद में करेंगे जैसे वीडिंग है, हुइंग है, क्लीनिंग है, इन सब के लिए वहाँ पे हमारा स्पेस अच्छे से आ जाता है। इसमें जो सीड की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है, क्योंकि जो सीड है वो प्रॉपरली जितनी उसकी स्पेसिंग होगी उतने में ही डाला जाएगा, कोई भी बहुत ज़्यादा सीड इसमें नहीं लगते हैं। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस मेथड के, जैसे कि रिक्वायर इम्प्लीमेंट फॉर सोइंग और दूसरा स्किल्ड पर्सन ही रिक्वायर। इस मेथड के लिए एक स्किल्ड पर्सन का होना जरूरी है जिसको नॉलेज हो कि कैसे कितना उसमें गड्ढा करना है या कितना जो सीड ड्रिलर है उसको सॉइल के अंदर तक डालना है और उसके बाद उसमें एक इम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है जिसको सीड ड्रिलर हम कहते हैं।
फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीड क्वालिटी, या क्वालिटी वाला सीड जिसको हम कहते हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड, क्योंकि जो सीडलिंग्स है वो डिपेंड करेगा हाई क्वालिटी सीड अगर हम यूज करते हैं तो। सीड क्वालिटी इज द पोजेशन ऑफ सीड विथ रिक्वायर्ड जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी दैट इज accompanied with physiological soundness and health status। तो इसके 4-5 जो क्वालिटी है वो होती है सीड की। सबसे पहले तो है फिजिकल क्वालिटी, उसके बाद होती है जेनेटिक क्वालिटी, फिर होती है फिजियोलॉजिकल क्वालिटी और सीड हेल्थ। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी का मतलब है द सीड विथ फिजिकल क्वालिटी शुड हैव यूनिफॉर्म साइज। फिजिकली जो हमारा सीड है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज के होने चाहिए। सारे के सारे सीड जो हम यूज करने वाले हैं उनका जो वेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बहुत हल्का सीड है और दूसरा कोई भारी सीड है, हम वहाँ पे सोच सकते हैं कि जो हल्का सीड होगा वो मतलब खराब सीड है या उसके अंदर कोई भी हमारा सीड नहीं है। एंड कलर एंड should be free from stones, debris, dust, leaves, twigs, stem, flower। जो भी हम सीड लेंगे उसमें किसी भी प्रकार का इनर्ट मटेरियल जैसे कि स्टोन है, डिब्रिस है, डस्ट पे पार्टिकल है, लीव्स, ट्विग्स, ये सब नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ सीड है वो मेंटेन रहेगी। इट शुड बी डिवॉइड ऑफ डिजीज्ड, डिसकलर्ड, डैमेज एंड एम्प्टी सीड। उन सीड्स में किसी भी प्रकार का कोई सीड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें पहले से ही किसी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है, या कोई सीड जो है वो आधा टूटा हुआ है, या फिर सीड के अंदर कोई भी एम्ब्रियो नहीं है। द सीड शुड बी इजीली आइडेंटिफाइबल एज ए स्पीसीज ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज। हर स्पीसीज के अलग अलग जो सीड है वो होते हैं, तो उसी स्पीसीज का सीड होना चाहिए जिसको हम नर्सरी के अंदर लगाना चाह रहे हैं। उसमें किसी दूसरी स्पीसीज का सीड जो है वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए। This quality character could be obtained with the seed lots by proper cleaning and grading of seed after collection and before sowing। ये जो फिजिकल क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं इसको हम अचीव कर सकते हैं कब, जब हम सीड कलेक्ट करने जाएंगे और उसके बाद उसको स्टोर करके रखेंगे। इन दोनों प्रोसेस के बीच में जो है वो हम फिजिकल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसमें दूसरा है जेनेटिक प्योरिटी। इट इज द ट्रू टू टाइप नेचर ऑफ द सीड। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब है जो भी मदर प्लांट है जिससे हम सीड ले रहे हैं उस प्लांट्स के जो कैरेक्टर हैं वो हमारे सीड के अंदर होने चाहिए। It should resemble its mother in all the aspect। This quality character is important for achieving the desired goal of raising the crop either for assistant or for desired quality factor। तो ये जो जेनेटिक प्योरिटी है ये तभी अचीव कर पाएंगे जब जो हमारा सीड है वो ट्रू टू मदर होगा, क्योंकि हमको जो हम चाह रहे हैं मदर प्लांट की तरह ही हमारा जो सीडलिंग है वो भी रहे। जैसे मदर प्लांट वो होगा उस मदर प्लांट से हम सीड लेंगे जो हाइट में ज़्यादा अच्छा होगा, जिसका डायमीटर अच्छा होगा, हेल्दी प्लांट्स होगा, तो वही कैरेक्टर हमारे जो सीडलिंग वाला प्लांट है उसमें भी आनी चाहिए। तो यही जेनेटिक प्योरिटी का मतलब है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी में आते हैं उसके सीड जर्मिनेशन, सीड विगर, लाइवलीनेस ऑफ ए सीड इज नोन एज वाइबिलिटी। कितने टाइम तक का कोई सीड है वो वाइबल रहता है, मतलब कितने टाइम तक का उस सीड को हम जर्मिनेट करवा सकते हैं। The extent of liveliness for production of good seedlings or the ability of seed for production of seedling with normal root and shoot under favorable condition is known as germinability। फेवरेबल कंडीशन अगर है और वो सीड अपना रूटिंग सिस्टम, शूटिंग सिस्टम प्रोड्यूस कर ले रहा है तो फिर इसको हम बोलते हैं जर्मिनेबिलिटी। ऐसी सीड हेल्थ भी एक पैरामीटर है
क्वालिटी सीड का। सीड हेल्थ का मतलब सिंपली होता है कि जो सीड हमारा है इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंसेक्ट पेस्ट एंड फंगल इन्फेक्शन। Seeds should not be infected with fungi or infested with insect pests, as these will reduce the physiological quality of the seed and also the physical quality of the seed in long term storage. जो भी हमारा सीड है वो अंदर से भी और सीड जो है वो बाहर से भी जो भी फंगल इन्फेक्शन है या फिर और टाइप का उसमें कोई भी इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वह फिजियोलॉजिकल क्वालिटी जो है वो डिग्रेडेड हो सकती है, जैसे कि जो वाइबिलिटी है, जर्मिनेबिलिटी है, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसी जो फिजिकल क्वालिटी है वो भी अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए उस सीड को स्टोर करके रखना है तो फिजिकल क्वालिटी भी डिग्रेडेड हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड। अगर हम क्वालिटी सीड को यूज कर रहे हैं नर्सरी के अंदर तो इससे हमको एक तो इट इंश्योर जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी ऑफ द क्रॉप। जो जेनेटिक है और फिजिकल प्योरिटी है वो हमारी मेंटेन रहती है अगर हम अच्छी क्वालिटी का सीड यूज कर रहे हैं। इट गिव्स डिजायरेबल प्लांट पॉपुलेशन। जितना भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा प्लांट की पॉपुलेशन है वो है जर्मिनेट करेगी, उतने सीडलिंग्स हमको तैयार मिल जाएंगे अगर हम हाई क्वालिटी सीड को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू विथस्टैंड द एडवर्स कंडीशन। अगर हमारी कभी एडवर्स कंडीशन हो जाती है, कभी हमको नर्सरी के अंदर कम पानी मिला या फिर फर्टिलाइजर उतना नहीं मिल पाया क्रॉप को, तो वहाँ पे ये जो सीडलिंग्स हैं वो विथ स्टैंड, इन पे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर अच्छी क्वालिटी के हमने सीड पहले से ही यूज कर रखे हैं। जो हमारी सीडलिंग तैयार होगी वो भी मोर विगरस होगी, फास्ट ग्रोइंग होगी और इंसेक्ट पेस्ट का उसमें रेसिस्टेंट भी रहेगा। मतलब इंसेक्ट पेस्ट का अटैक इसमें उतना नहीं देखने को हमको मिलेगा। विगरस होगी क्रॉप का मतलब कि वो लंबी चौड़ी और हेल्दी दिखने के लिए मिलेगी। उसका रूटिंग सिस्टम जो है वो भी मोर इफिशिएंटली डेवलप्ड होगा, जिससे कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट है या मॉइस्चर है वो भी अच्छे से हो पाएगा, जिससे कि हमारी जो यील्ड भी मिलेगी वो हायर मिलेगी। अगर हम अच्छी क्वालिटी का सीड यूज करते हैं तो कम से कम 10 to 12% तो हमको हायर रिटर्न, हायर यील्ड मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है सीडिंग का। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अर्ली स्टेजेज में शेड की या छाया की ज़रूरत पड़ती है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं सीडिंग के? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि टू प्रोटेक्ट यंग सीडलिंग्स ऑफ सीड बेयरिंग स्पीसीज अगेंस्ट सन। ऐसी स्पीसीज जिनको अपनी अर्ली स्टेजेज में सन से प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी सीड बेयरिंग स्पीसीज के लिए हम सीडिंग की जो है वो अरेंजमेंट नर्सरी के अंदर करते हैं। इस डायग्राम में दिखाया भी गया है कि ऊपर से जो नर्सरी है उसमें सीड बेड के ऊपर से कवर करके शेडिंग लगाई गई है। सेकेंड है टू प्रोटेक्ट सीडलिंग ऑफ फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज अगेंस्ट फ्रॉस्ट। ऐसी स्पीसीज जिनमें फ्रॉस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलता है, तो इस फ्रॉस्ट से पाले से बचाने के लिए भी जो सीडलिंग्स हैं इनके ऊपर से शेडिंग लगा दी जाती है। द कवरिंग शुड बी रिमूव्ड आफ्टर द सॉइल टेम्परेचर राइज अप इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम पे जब सन आता है और टेम्परेचर बढ़ता है उसके बाद जो इसकी शेडिंग है इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे फिर से दोबारा से उस शेडिंग को सीडलिंग्स के ऊपर डाल देना होता है, क्योंकि रात को फिर उसमें जो है ये फ्रॉस्ट डैमेज कर सकता है सीडलिंग्स को। ऐसे थर्ड ऑब्जेक्टिव इसमें है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेल स्टॉर्म, heavy rains during which the young seedlings are damaged due to splash action। जब precipitation होता है in the form of rain, hails, snowfall, तो फोर्स के साथ ये जो
प्रिसिपिटेशन है वो हमारे सीडलिंग्स या प्लांट्स के ऊपर गिरते हैं, जिसका कि इम्पैक्ट हमारे यंग सीडलिंग्स के ऊपर हो सकता है, उनको काफ़ी डैमेज हो सकता है। उससे प्रोटेक्शन के लिए भी ये जो सीडिंग है ये नर्सरी के ऊपर की जाती है। कुछ स्पीसीज हैं जैसे अकेशिया नीलोटिका है, डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है। इनमें अगर 50% शेड लगाई जाए नर्सरी के अंदर तो इनकी जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली हायर देखी गई है। जबकि कुछ और स्पीसीज हैं एलेंथस, एक्सेल्सा, अल्बिजिया लिपैक, बॉम्बेक्सिवा, इनमें कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि वहाँ पे शेड हम लगाएं या ना लगाएं। जो शेडिंग है वो नर्सरी में लोकली अवेलेबल मटेरियल है, जैसे ग्रासेज हैं, प्लास्टिक शीट हैं, इनके इनके फॉर्म में ऊपर से लगाए जा सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है वाटरिंग या फिर इरिगेशन। जब हम प्लांट्स को नर्सरी के अंदर इरिगेशन देते हैं या वाटर सप्लाई करते हैं तो उसको हम वाटरिंग या इरिगेशन बोलते हैं। नर्सरी के अंदर हमको छोटे जो डैम्स हैं या टैंक्स हैं उनको रखना चाहिए, जिससे कि जो गर्मी के टाइम पे अगर वाटर की स्कार्सिटी भी होती है तो वहाँ पे से हम जो वाटर है वो प्लांट्स को अप्लाई कर पाएँ। जनरली 3 मेथड जो है वो हमारे इरिगेशन या फिर नर्सरी के अंदर 3 टाइप का इरिगेशन जो है वो हमको देखने के लिए मिलते हैं। पहला है फ्लो इरिगेशन, दूसरा होता है ओवरहेड इरिगेशन और तीसरा है ड्रिल या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। फ्लो इरिगेशन मेथड जो है वो एरिड रीजन्स में यूज में लाई जाती है वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज हाई। जो सीड बेड हैं वो लेवल्ड या फिर संकन बेड हमारे हो सकते हैं, मतलब सॉइल के ऊपर जस्ट ऊपर हमारे बने हुए होंगे या फिर सॉइल के अंदर भी जो बेड बने होते हैं उनको हम बोलते हैं सनकन बेड। यहाँ पे पानी की कमी होती है बेसिकली। सनकन बेड इज ए बेड बिलो द सॉइल कह सकते हैं हम इसको, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो हमारा थोड़ा कूलर होता है और वेटर होता है। तो इन बेड्स के ऊपर जो वाटर है वो एक साइड से छोड़ दिया जाता है और ये जो वाटर है वो धीरे धीरे पूरा जो सीड बेड है उसको कवर कर लेते हैं। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वाटर स्कार्सिटी एयर। जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे ये मेथड फिर यूज में नहीं लाई जाती है। साथ ही जो हमारे सीड्स हैं वो अगर बहुत छोटे साइज के हैं तो उसके लिए भी ये जो मेथड है वो प्रिफर्ड नहीं है, क्योंकि जो हमारे छोटे सीड्स होंगे वो हो सकता है कि पानी के संग बह के चले जाएं, तो वहाँ पे फिर हमारा जर्मिनेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऐसी जो फ्लोर इरिगेशन है इसके द्वारा हार्ड क्रस्ट जो है वो सॉइल के ऊपर बन जाती है, क्योंकि जब वाटर इवेपोरेट होता है उसके बाद जो सॉइल है वो बहुत ठोस सी हो जाती है, जिसमें जो सीडलिंग्स की रूटिंग सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। दिस मेथड पर्टिकुलरली सूट्स टू लाइट सॉइल विथ गुड ड्रेनेज। जहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है अगर बहुत अच्छा है, पानी की निकासी आराम से हो जाती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं बन रही है, तो वहाँ के लिए ये मेथड जो है वो यूज में लाई जाती है। इस फिगर में दिखाया गया है कि एक साइड से जो वाटर है वो छोड़ दिया गया है, जो कि धीरे धीरे पूरे बेड को कवर कर लेते हैं। हालांकि ये जो है ये किसी एग्रीकल्चरल फील्ड का है, तो ऐसे ही हम जो नर्सरी सीड बेड है उसके लिए भी सोच सकते हैं कि ऐसी मेथड जो है वो यूज की जा सकती है। और जो सेकंड मेथड है वो है ओवरहेड इरिगेशन। इसमें भी अलग अलग मेथड हैं, जैसे ऑटोमाइजर है, रोज कैन या फिर वाटर कैन है और स्प्रिंकलिंग सिस्टम। ये 3 सिस्टम ओवरहेड इरिगेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहले ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर जो होते हैं वो एक गैलन सा होता है, इसके अंदर जो वाटर है वो उसको भर दिया जाता है और इसमें प्रेशर बना लिया जाता है। फिर इससे एक स्टिक जो है वो जुड़ी रहती है, जिस स्टिक के ऊपर जो है वो वाटर की जो फाइन जेट है इन द फॉर्म ऑफ वेपर वो हम सीडलिंग्स के ऊपर जो है
को छिड़कते हैं। वाटरिंग बाय ऑटोमाइजर इज द बेस्ट नोन मेथड फॉर सीड बेड्स। ये जो मेथड है सबसे ज़्यादा यूज में लाई जाती है। ऐसे सीड्स जो बहुत छोटे होते हैं और जिसमें खतरा होता है कि वो पानी के संग बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर जिनमें डैम्पिंग ऑफ डिजीज देखने को हमको मिलती है, तो उन सीडलिंग्स में ये जो मेथड है वो यूज में लाई जाती है। फिर दूसरी मेथड है रोज कैन या फिर वाटर कैन। इसमें भी वाटर जो है वो ओवरहेड किया जाता है, मतलब उन प्लांट्स के ऊपर से हम वाटर को यूज कर रहे हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी और इसके स्टील के भी। और एडिना कॉर्डिफोलिया है, यूक्लिप्टस है, जिन स्पीसीज के बहुत छोटे सीड होते हैं उनके ऊपर ये जो रोज कैन या फिर वाटर कैन है इनके द्वारा इरिगेशन दिया जा सकता है। इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत ऊपर से जो है वो पानी प्लांट्स को ना दिया जाए, क्योंकि फिर इससे जो छोटे प्लांट्स हैं उनको फिजिकल इंजरी होने का खतरा रहता है। तो थोड़ा उसके क्लोज जाके, प्लांट के क्लोज जाके उनको पानी देना चाहिए। फिर इसमें थर्ड जो मेथड है वो है स्प्रिंकलिंग सिस्टम। जैसे इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये जो है मेथड है ये एडवांस थोड़ी मेथड है। इसमें पूरा एक नेटवर्क होता है पाइप्स का, और एक जो नोजल है वो निकल बनी होती है, जिसमें से जो वाटर है वो फोर्स के साथ में निकलता है और जो सीड बेड है उसको कवर कर लेता है। वेल डिजाइंड सिस्टम ऑफ वाटर main lines for distribution of water to the various section of nursery is required for overhead irrigation. Sprinkling system consists of underground line pipes and tubes fitted with small holes over the nursery bed. इसके बाद एक एडवांस सिस्टम जो है वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या ड्रिल सिस्टम। ये भी जो है वो जनरली पूरा पाइप का सिस्टम सॉइल के अंडरग्राउंड सिस्टम रहता है, और इन पाइप्स में छोटे छोटे जो छेद हैं वो बने रहते हैं, जो कि प्लांट्स की रूट्स के आसपास निकलते हैं, और इनमें से जो वाटर है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में सीड्स जो सीडलिंग्स हैं उनकी रूट्स को वाटर अवेलेबल करवाता है। इसमें करीब जो हमारा वाटर का वेस्टेज है वो बच जाता है। केवल 0.68 ml जो वाटर है पर डे पर प्लांट्स को अवेलेबल कराया जाता है। जितना भी वाटर लॉस इवेपोरेशन या फिर सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में और मेथड्स में होता है तो वो यहाँ पे जो है वो सेव हो जाता है। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।